करता हूँ। फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया थे कुछ गैप जिसमें ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल था। इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किए थे और मैंने ये बताया था कि ये गैप क्यों ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इससे हमें पता लगता है कि हम जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वेदर हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। हम अपने एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है? इट इज़ द बेसिस फॉर अकाउंटिंग एक्सपेंसेस एंड इंक्लूड टू स्टेप आइडेंटिफाई ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हम उनको पहले क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेजर द एक्सपेंसेस एंड मैच द एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न। हम क्या करेंगे? जितने उस अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इसके अबाउट भी एक गैप है। मीन टू से हम ना अपने बिजनेस की लाइफ को अप्रोप्रिएट सेगमेंट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ये होता है। खैर, बैक टूवर्ड्स मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड हमारे कितने एक्सपेंसेस हुए हैं और हमारे कितने, और उसके अगेंस्ट ना हमारे ना क्या रेवेन्यू कितने जनरेट हुए हैं। इसका ना एक शॉर्टर फॉर्म में ना मैंने नीचे फार्मूला दिया हुआ है। रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू नेट इनकम और प्रॉफिट। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो क्या है? ग्रेटर है। लेट्स सपोज जो मेरी कॉस्ट है वो ज़्यादा है और जो मेरे रेवेन्यू है वो क्या है? कम है। तो ये सिचुएशन कौन सी कहलाएगी? ये सिचुएशन कहलाएगी लॉस की सिचुएशन कहलाएगी कि मेरा खर्चा तो ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में, मेरी कॉस्ट तो ज़्यादा आ रही है और उसके अगेंस्ट जो मुझे रेवेन्यू अर्न हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेट्स सपोज मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ। शूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लिया। मैंने उसमें ना प्रोसेसिंग की, लेबर को वेजेस दी, सैलरीज दी, बिल्डिंग का रेंट पे किया, और जो इन सब एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो मैंने शूज़ मैन्युफैक्चर करके ना सेल किए, वो मेरी जो कॉस्ट, जो मेरी वेजेस थी, जो मेरी बिल्डिंग का रेंट था, जो मेरी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हैं, वो ही खुद कवर नहीं हो रहे शूज़ को सेल करने के बाद। तो क्या होगा? ये सिचुएशन लॉस की कहलाएगी। अगर लेट्स सपोज जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करने के बाद मेरे पास कुछ बच जाता है तो क्या होगा? वो नेट इनकम कहलाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बेसिकली क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट विल assume that we will continue our business activity in future। मीन टू से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज हैं फ्यूचर पीरियड में क्या रहेंगी? कंटिन्यू रहेंगी। लेट्स सपोज अगर एक बिजनेसमैन है वो ये सोच लेता है कि उसने ना फ्यूचर में कोई काम नहीं करना, क्या उसका जो बिजनेस है वो आने वाले वक्तों में बंद हो जाएगा? क्या वो वैसे ही मेहनत करेगा जो मीन टू से करंट पीरियड में उसे करनी चाहिए? मीन टू से यहाँ पर हमें ये अज्यूम करना पड़ता है कि जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे होंगे उसे आने वाले वक्तों में भी क्या करेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। बिजनेस वुड कंटिन्यू टू ऑपरेट indefinite in the future। business will not cease doing business, neither it will sell its asset to pay off its liabilities। मीन टू से अगर एक बिजनेसमैन के जहन में आ जाए कि ना मैं फ्यूचर में, लेट्स सपोज मैं 2010 में बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि 2011 में मैं अपने एसेट्स वगैरह बिजनेस के सेल कर दूंगा और जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं उसको ना मैं क्या कर दूंगा? कंपनसेट कर दूंगा जो अपने एसेट सेल होंगे। क्या मैं बिजनेस में उसी तरीके से एफर्ट करूंगा जैसे मुझे करनी चाहिए? नहीं करूंगा। सो जो अकाउंटिंग का गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि वी विल assume that we will continue business activity in future period of time। Now we move towards next slide, which is cost concept। कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली ये कहता है कि हमने एसेट को जिस वैल्यू पर परचेज किया है, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट को उसी वैल्यू पर क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। लेट्स सपोज मैंने ना एक मशीनरी ली है शूज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए 100,000 की। मैंने वो मशीनरी परचेज किया है 2010 में। मैं उस मशीनरी को 2011 में भी, 2012 में भी, 2013 में भी, जितने भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी, मैं उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 100,000 का ही क्या करूँगा? रिकॉर्ड करूँगा। मैंने अक्सर टीचर्स को देखा है, बस
वो ये कंसेप्ट बनाकर खत्म कर देते हैं, लेकिन इस कंसेप्ट के ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाते। ऐसा क्यों किया जाता है कि भाई हमने एसेट को उस वैल्यू पर ही क्यों रिकॉर्ड करते हैं जिस वैल्यू पर हमने उसे एक्वायर्ड किया होता है? इसकी कुछ रीजन है। मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू ना आपको ना समझाऊंगा। लेट्स सपोज आपने एक मशीनरी ली थी 100,000 की, आने वाले वक्तों में उसकी वैल्यू होगी 90,000, राइट? मशीनरी आपका क्या है? एसेट है। लेट्स सपोज अगर आप 90,000 का टैक्स लें, तो टैक्स की अमाउंट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ गवर्नमेंट टैक्स की रेशियो लगाती है 90,000 की 10%। जब आप अपने एसेट को 100,000 की बजाय 90,000 का रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको टैक्स की अमाउंट कम देंगे या ज़्यादा देंगे? कम देंगे। इससे लॉस किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का हो रहा है। मैंने आपको एक सिचुएशन बताई, 2011 में आपके एसेट की वैल्यू हो गई 90,000। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आपके एसेट की वैल्यू 2012 में हो जाती है 110,000, यानी 1,10,000। तो उस पर भी टैक्स की लेट फोर्स रेशो कितनी है? 10%। तो इस सूरत में आपका नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। 2012 में आपका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि 1,10,000 पर अगर आप टैक्स पे करेंगे तो नतीजतन आपको ना टैक्स की अमाउंट ज्यादा पे करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में क्या होगा? इजाफा होगा। अगर हम 2011 की बात करें, जो 2011 में हमारी एसेट की वैल्यू क्या थी? 90,000 मार्केट वैल्यू। अगर हम 90,000 में रिकॉर्ड करते तो उस सूरत में क्या होता? आपका फायदा होता और गवर्नमेंट का क्या होता? नुकसान होता है, क्योंकि आपने जो एसेट है वो क्या किया है? कम वैल्यू में शो किया और एज अ रिजल्ट आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो ये जो गैप है वो इसलिए बनाया गया है कि हम अपने जो एसेट है उसको उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर हमने उसको क्या किया था? एक्वायर्ड किया था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज accounting period concept. Accounting period is the span of time at the end of which financial statements are prepared to throw light on the result of the operation at the end of relevant period and financial position at the end of relevant period. अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड में हम बिजनेस की लाइफ को इनटू अप्रोप्रिएट पीरियड, इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट, इनटू अप्रोप्रिएट ईयर क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ये हर बिजनेस की अपनी पॉलिसी होती है कि वो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा रखती है। अब लेट्स सपोज हमें कंटिन्यूसली अकाउंटिंग पीरियड चेंज नहीं करना चाहिए। अब लेट्स सपोज एक कंपनी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जनवरी से दिसंबर तक, उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1 साल का। लेट्स सपोज एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का की बात करें तो हमारा जो बजट है वो जून में पेश किया जाता है। तो जून टू जून क्या होगा? हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड है जून टू जून क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम लाइफ ऑफ बिजनेस को इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको रेस्ट ऑफ द गैप को मैं क्या कर दूंगा? इलेबोरेट कर दूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।